जरा सोचिए, मतलब 19 अलग अलग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई प्रोग्राम्स एक कमरे में बैठकर तीखी बहस कर रहे हैं। और वो भी किसी शेयर बाजार या युद्ध नीति पर नहीं। बिल्कुल, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक 80 साल के बुजुर्ग जो व्हीलचेयर तक सीमित हैं, उन्हें दिन में किस समय, कितनी देर के लिए और किस कोण पर करवट दिलवानी चाहिए। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन यह आज की वैज्ञानिक वास्तविकता है। तो चलिए इसे अच्छे से डिकोड करते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो द 19 एक्सपर्ट डेल्फी कंसोर्शियम का एक बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च पेपर है। हाँ, और इस रिसर्च का जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। ये समझना कि कैसे विशेषज्ञ सीमित गतिशीलता वाले मरीजों की दिनचर्या को सिर्फ लक्षणों के इलाज से निकालकर एक पूरी तरह से संतुलित प्रणाली में बदल रहे हैं। जिसे ये लोग रिदमिक होम्योस्टैटिक मॉडल कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। मतलब ये बात सच में दिमाग चकरा देने वाली है कि एक मरीज की साधारण सी दिनचर्या को मल्टी एजेंट डेलिब्रेशन के जरिए इस हद तक परखा जा रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले ये होम्योस्टैसिस का चक्कर आखिर क्या है? देखो, होम्योस्टैसिस का सीधा सा अर्थ है शरीर का आंतरिक संतुलन। एक स्वस्थ इंसान का शरीर ना अपना तापमान, ब्लड प्रेशर, ये सब खुद ही बैलेंस कर लेता है। हाँ, गर्मी लगती तो पसीना आ जाता है। सही कहा। लेकिन जब कोई शरीर लंबे समय तक एक ही जगह पर रहता है तो ये प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है और यही विज्ञान को दखल देना पड़ता है। अच्छा, तो पारंपरिक इलाज में क्या दिक्कत है? वो तो हम सालों से कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि पारंपरिक चिकित्सा हमेशा आइसोलेटेड सिम्टम्स यानी सिर्फ अलग अलग लक्षणों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अगर त्वचा पर घाव है तो डॉक्टर क्रीम दे देंगे, और अगर पेट खराब है तो पाचन की दवा दे दी जाएगी। हाँ, लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता। अगर आप घाव सुखाने के लिए भारी एंटीबायोटिक देते हैं तो वो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। अरे, जिससे पोषण मिलना बंद हो जाता है। बिल्कुल, और पोषण नहीं मिलेगा तो त्वचा और कमजोर हो जाएगी। ये एक दुष्चक्र है। इसी को तोड़ने के लिए इस पेपर ने रिदमिक इक्विलिब्रियम यानी लयबद्ध संतुलन का प्रस्ताव रखा है। रिदमिक इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसे किसी उदाहरण से समझूं तो क्या ये किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह है? ऑर्केस्ट्रा? कैसे? मतलब पारंपरिक देखभाल का तरीका ऐसा है जैसे कोई एक बेसुरी बांसुरी को पकड़कर सिर्फ उसे ही ठीक करने में लगा हो, जबकि वायलिन और ड्रम बेतहाशा बज रहे हों। अच्छा, हाँ। लेकिन ये नया रिदमिक इक्विलिब्रियम मॉडल पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक ताल में लाने जैसा है। त्वचा की देखभाल, पोषण, कमरे का तापमान सब एक ही धुन में बजने चाहिए, तभी स्वास्थ्य रूपी संगीत बेहतरीन होगा। ये एनालॉजी काफी अच्छी है, पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र कभी थकते नहीं हैं। मानव शरीर में एक अंग की जरूरत दूसरे अंग पर भारी पड़ सकती है। कैसे, जरा समझाएं। मान लीजिए आप मरीज को बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना देते हैं ताकि ऊर्जा मिले। अब उस भारी खाने को पचाने में शरीर इतनी ऊर्जा खर्च करेगा कि उसका तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने से पसीना आएगा। बिल्कुल, और लगातार लेटे रहने की वजह से उस पसीने वाली त्वचा पर बेड सोर यानी घाव होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। बाप रे, मतलब इतने सारे अलग अलग कारकों को, त्वचा की नमी, शरीर का तापमान, पाचन, इन सबको एक साथ संतुलित करना तो किसी इंसान के दिमाग के लिए लगभग असंभव लगता है। और शायद इसीलिए इस दिनचर्या को डिजाइन करने का काम इंसानों को दिया ही नहीं गया। और यहीं पर इस रिसर्च का वो हिस्सा आता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कार्यप्रणाली में 3 राउंड डेल्फी प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और जैसा हमने शुरुआत में कहा, ये 19 विशेषज्ञ कोई इंसान नहीं है। हाँ, ये जेरियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, न्यूट्रिशन और सिस्टम इंजीनियरिंग के स्पेशलाइज्ड एआई पर्सोना है। पर मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। क्या बात है? देखिए, बुजुर्गों की देखभाल बहुत संवेदनशील चीज है। इसमें मानवीय स्पर्श चाहिए, करुणा चाहिए। क्या एआई का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया को मशीन जैसा ठंडा और भावनाहीन नहीं बना देता? मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। मानवीय देखभाल में करुणा जरूरी है, लेकिन चिकित्सा में भावनाएं अक्सर गंभीर गलतियों का कारण बन जाती है। वो कैसे? इसे डेल्फी मेथड के संदर्भ में देखते हैं। डेल्फी प्रोसेस विशेषज्ञों के बीच आम सहमति बनाने का एक तरीका है। जब इंसान ये करते हैं
तो उनका अहंकार, थकान या पूर्वाग्रह बीच में आ जाते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट तो सिर्फ त्वचा की बात करेगा हाँ, और न्यूट्रिशनिस्ट कहेगा कि डाइट ही सब कुछ है। और भावनाओं की जहां तक बात है, कई बार एक केयर गिवर मरीज को गहरी नींद में सोते देखकर उसे जगाना नहीं चाहता, उसे दया आती है। अरे हाँ, कि बेचारा सो रहा है, सोने दो। बिल्कुल, लेकिन करवट ना बदलने की वजह से उस मरीज की त्वचा के नीचे के ऊतक मरने लगते हैं। यहाँ भावना ने विज्ञान का नुकसान कर दिया। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब करुणा वास्तव में उस ऑर्केस्ट्रा की लय को बिगाड़ सकती है। तो ये जो एआई पर्सोना थे, ये बिना किसी अहंकार या मानवीय कमजोरी के शुद्ध डेटा पर काम कर रहे थे। ठीक यही हुआ। डर्मेटोलॉजिस्ट एआई का फोकस सिर्फ स्किन के डेटा पर था, न्यूट्रिशन एआई डाइट देख रहा था, और सिस्टम इंजीनियरिंग एआई ये देख रहा था कि क्या ये सब 24 घंटे में व्यावहारिक रूप से मुमकिन भी है या नहीं। तो इन्होंने आम सहमति कैसे बनाई? 3 राउंड के डेल्फी प्रोसेस से। पहले राउंड में सबने अपनी आदर्श स्थिति रखी, जो जाहिर है एक दूसरे से टकरा रही थी। दूसरे राउंड में उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी। और तीसरे राउंड में? तीसरे राउंड में वो एक ऐसे सटीक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंच गए जो किसी एक इंसान के लिए सोच पाना नामुमकिन था। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पेपर में कुछ बहुत ही गंभीर एनालिटिकल कंसर्न्स का जिक्र है। इन एआई के बीच सिद्धांत और असल जिंदगी के टकराव पर लंबी बहस हुई। हाँ, जैसे वो 2 घंटे की यूवी विंडो वाली जेन्युइन कंसर्न। डर्मेटोलॉजी एआई ने मरीज को सीधे धूप में रखने का कड़ा विरोध किया था। और साथ ही सेमी लिक्विड डाइट के मेटाबॉलिक लोड पर भी बहस हुई। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो थी एक व्यवहारिक परेशानी जिसे उन्होंने सिस्टमिक फ्रिक्शन कहा है। हाँ, सिस्टमिक फ्रिक्शन इस पूरी पहेली का बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, कागज पर यह कहना बहुत आसान है कि केयर गिवर को हर 20 मिनट में मरीज की पोजीशन या वेट शिफ्ट करनी चाहिए। हाँ, पर असल में क्या हम समझ रहे हैं कि ये कितना भयानक काम है? हर 20 मिनट में एक वयस्क व्यक्ति का भारी वजन उठाना और खिसकाना कोई साधारण मेडिकल टास्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ा मानवीय संघर्ष है। केयरगिवर्स के लिए ये शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला काम हो सकता है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसी द्वंद्व को सिस्टमैटिक फ्रिक्शन कहा गया है। एक तरफ मैकेनिकल प्रेशर रिलीफ की जरूरत है, कोशिकाएं मरने से बचाने के लिए करवट दिलाना जरूरी है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम इंजीनियरिंग एआई ने गणना की कि अगर एक केयरगिवर दिन में 72 बार 60-70 किलो का वजन खिसकाएगा तो उसे खुद रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाएगी। और अगर देखभाल करने वाला ही बीमार पड़ गया तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और तकनीकी मुद्दा था ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज, बनाम कॉग्निटिव रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन। ये नाम सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब वही है ना कि मरीज की सूजन कम करने और सांस लेने के बीच तालमेल बिठाना? हाँ, ये शारीरिक भौतिकी का सुंदर उदाहरण है। जब पैर लटके रहते हैं तो सूजन आ जाती है, जैसे एडिमा कहते हैं। इसे कम करने के लिए शरीर को झुकाना पड़ता है ताकि तरल पदार्थ वापस छाती की तरफ बहे। लेकिन शरीर झुकाने से अंगों का वजन फेफड़ों पर दबाव डालता होगा। बिल्कुल, और इससे मरीज के लिए गहरी सांस लेना या बोलना मुश्किल हो जाता है। और बात करना तो उनके मानसिक स्वास्थ्य या कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए जरूरी है, वरना वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो एआई ने इसका क्या हल निकाला? एआई ने हजारों सिमुलेशन चलाकर एक ऐसा मिलीमीटर सटीक कोण खोज निकाला जहां गुरुत्वाकर्षण तरल पदार्थ भी वापस खींच ले और फेफड़ों पर भी कम से कम असर पड़े। कमाल है। तो इतने सारे डेटा और बहसों के बाद फाइनल समाधान क्या निकला? इन एआई ने आम सहमति से जो परिणाम दिए हैं वो सचमुच इनोवेटिव हैं। हाँ, उन्होंने शैडो सन हाइब्रिड मॉडल और प्रोटीन फोर्टिफाइड हाइड्रेशन की सिफारिश की। और एक सबसे अहम खोज भी थी ना, मेटा कांस्टेंट एस हैट की पुष्टि। हाँ, मेटा कांस्टेंट एस हैट ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो मापता है कि जब स्वास्थ्य में कोई अचानक गिरावट आती है, जिसे स्टोकेस्टिक हेल्थ शॉक कहते हैं, अच्छा, तो केयर सिस्टम उस झटके को कितनी मजबूती से झेल सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो क्या हम इस मेटा कांस्टेंट एस हैट की तुलना एक कार के शॉक एब्जॉर्बर से कर सकते हैं? शॉक एब्जॉर्बर, हाँ, ये तुलना अच्छी है। मतलब जब गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो शॉक एब्जॉर्बर झटके को सोख लेता है ताकि अंदर बैठे व्यक्ति को तकलीफ ना हो। वैसे ही मरीज को बुखार आना या नींद ना आना एक अचानक लगा झटका है। बिल्कुल सही। और इस एनालॉजी को थोड़ा तकनीकी रूप देते हैं। शॉक एब्जॉर्बर में एक स्प्रिंग होता है जो दबाव झेलता है और हाइड्रोलिक फ्लूइड जो ऊर्जा को बांट देता है।
यहाँ एआई द्वारा तय की गई पूरी दिनचर्या वो स्प्रिंग है और प्रोटीन फोर्टिफाइड हाइड्रेशन उस हाइड्रोलिक फ्लूइड की तरह काम करता है। एक सेकंड, सिर्फ साधारण पानी क्यों नहीं? हाइड्रेशन में प्रोटीन मिलाने पर न्यूट्रिशन एआई ने इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिक लोड को कंट्रोल करना था। अगर आप बिस्तर पर पड़े मरीज को भारी भोजन या पारंपरिक सेमी लिक्विड डाइट एक साथ देते हैं तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है। अच्छा, और पचाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती होगी? हाँ, ये शरीर पर एक मेटाबॉलिक शॉक है। लेकिन जब पूरे दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी में घुला हल्का प्रोटीन दिया जाता है तो शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है। और इससे शॉक एब्जॉर्बर मजबूत होता है? बिल्कुल, ब्लड शुगर एक समान रहता है जिससे मेटा कांस्टेंट एस हैट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये तो कमाल का नजरिया है। अच्छा, वो शैडो सन हाइब्रिड क्या था? डर्मेटोलॉजी एआई ने धूप का विरोध क्यों किया था? हड्डियों के लिए तो धूप जरूरी है ना? धूप से विटामिन डी मिलता है, ये सच है, लेकिन सीधी यूवी किरणें त्वचा पर हल्का तनाव पैदा करती हैं जिससे सूक्ष्म सूजन आ जाती है। अच्छा। स्वस्थ इंसान इसे झेल लेता है, लेकिन कमजोर मरीज के शरीर को इस मामूली सूजन को भी ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना पड़ता है। इसे इन्फ्लेमेटरी टैक्स कहते हैं। हो, मतलब जो ऊर्जा बचनी चाहिए थी वो फालतू में खर्च हो रही है। हाँ, इसलिए एआई ने शैडो सन का प्रस्ताव रखा। मतलब मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां धूप किसी जाली या पेड़ की पत्तियों से छन कर आए। इससे विटामिन डी भी मिल गया और कोई इन्फ्लेमेटरी टैक्स भी नहीं लगा, और जाहिर है इन छोटी छोटी चीजों से केयरगिवर की थकान भी कम होती होगी। बिल्कुल, जब अडेप्टिव वेट शिफ्ट जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं जहां कुशन की मदद से धीरे धीरे कोण बदला जाता है तो सिस्टमिक फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और केयरगिवर तनाव में नहीं रहता। कमरे का माहौल शांत रहता है जिससे मरीज को भी मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। वो खुद को बोझ नहीं समझता। सही कहा। ये रिसर्च हमें यही दिखाती है कि विज्ञान सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। विज्ञान दिनचर्या के हर मिनट, धूप के कोण और पानी के घोंट में छिपा है। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े जोखिमों को टाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, एआई ने मानव स्पर्श को खत्म नहीं किया बल्कि उसे और बेहतर बनाया है। हाँ, गणित और डेटा का काम मशीनों ने कर लिया ताकि इंसान बिना थके अपने प्रियजन को करुणा दे सकें। यह सच में एक अद्भुत यात्रा रही है। लेकिन खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? जरा सोचिए, अगर 19 एआई पर्सोना मिलकर किसी बीमार व्यक्ति की दिनचर्या को मेटा कांस्टेंट एस हैट जैसी गणितीय स्थिरता में बदल सकते हैं, तो क्या भविष्य में हम ऐसे ही एआई का उपयोग करके हम सभी स्वस्थ लोगों की दैनिक भागदौड़ के लिए भी एक परफेक्ट रिदमिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर पाएंगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब हमारी सुबह की चाय, काम पर जाने की भागदौड़, सोने का समय, क्या भविष्य में कोई उन्नत एआई इसे सिंक्रोनाइज करेगा ताकि हम अपनी जिंदगी के झटकों को आसानी से झेल सकें? जिस तरह से आजकल तनाव बढ़ रहा है, मुझे लगता है भविष्य में हम सभी को अपने खुद के शॉक एब्जॉर्बर्स को ऐसे ही वैज्ञानिक रूप से बेहतर बनाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी जानकारी को समझने और सोचने की यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।